स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर से आपको बता देते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। सभी सीएम से अमित शाह ने फीडबैक लिया है। लॉकडाउन पर राज्यों की राय उन्होंने जानी है और 31 मई के बाद जो रणनीति बनाई जानी है इस पर उन्होंने चर्चा की है। देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने चर्चा की है और 31 मई के बाद लॉकडाउन की स्थिति क्या रखी जाए या कैसी रहने वाली है, इस सभी बातों को लेकर मंथन किया उन्होंने, बातचीत की और राज्यों की राय भी उन्होंने जानी कि अब लॉकडाउन 4 की जो मियाद थी वो 31 तारीख है और इसके बाद अब क्या स्थिति रहने वाली है कोरोना को लेकर, क्या राज्य कैसी समीक्षा कर रहे हैं, वहाँ कैसे केसेस सामने आ रहे हैं, इन सभी बातों को लेकर समीक्षा की है। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कटनी जाने का कार्यक्रम उनका है और देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी जिनका बीते दिनों निधन हो गया था उनके घर वे शोक संवेदना प्रकट करने जाएंगे। सुबह 8 बजे वे कटनी के लिए रवाना होंगे और दोपहर 1 बजे वे वापस भोपाल लौटेंगे। आपको बता दें बीते दिनों देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी जिन्हें लोग कहकर पुकारते थे उनका निधन हो गया, देवलोक गमन हो गया था और उसके बाद तमाम राजनेता पहुंचे थे जब ये खबर मिली कि देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी नहीं रहे और मुख्यमंत्री अब उनके निवास पर जाएंगे और वे शोक संवेदना प्रकट करेंगे। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शरद, क्या खबर? देखिए, आपने सही कहा है। दरअसल जब दद्दा जी का निधन हुआ उस वक्त में लॉकडाउन चल रहा था और कई जो नेता हैं जो उनके अनुयायी हैं या उनको मानते थे वो नहीं पहुंच पाए थे और उनमें एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे। तो अब जबकि जो हवाई सेवा है वो भी शुरू हो गई है, लिहाजा आज मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो कटनी जाने का है। अब से कुछ ही देर बाद करीब 8 से 8:30 बजे के आसपास वो कटनी जाएंगे हवाई जहाज से और वहाँ पर वो दद्दा जी के घर पर जाकर शोक संवेदनाएं प्रकट करेंगे और वहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद दोपहर करीब 1 बजे उनका वापस भोपाल आने का कार्यक्रम है। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इंदौर में कोरोना के 84 नए केस एक बार फिर सामने आए। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 3,300 को पार करते हुए 3,344 हो चुकी है। मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया है इसमें 4 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है और अब तक कोरोना से केवल इंदौर में 126 लोगों की जान जा चुकी है। 1673 मरीज अब तक कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, लेकिन 84 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं इंदौर में। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण, अब मामले फिर एक बार बढ़ते हुए, बीच में कम मामले आए थे 39 मामले और अब हम देख रहे हैं लगातार 3 दिनों से कि मामलों में फिर से इजाफा होता हुआ अब 84 हो गए। कल तक 70 के आसपास ये आंकड़ा था, आज 80 को पार कर गया। तो देखिए, अगर देखा जाए तो इंदौर में देश का सबसे सख्त लॉकडाउन चल रहा है, उसके बावजूद जो औसत मरीजों की संख्या है वो 80 के करीब रोज है और 80 से ज्यादा मरीज भी मिल रहे हैं। अभी जो नई मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ उसमें 84 नए मरीज सामने आए हैं और 1073 सैंपल की ये जांच की गई। हालांकि 585 सैंपल ही लिए गए थे, लेकिन जो बैकलॉग था, जो पुराने सैंपल थे, उनको मिलाकर ये जांच की गई, जिसमें से 84 नए मामले सामने आए और 3,300 के पार ये संख्या पहुंच गई है। तो ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है कि इंदौर में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 21 नए कंटेनमेंट जोन इंदौर में बनाए गए हैं, कंटेनमेंट एरिया कल बनाए गए हैं। तो ऐसे में अब लगातार एक कंटेनमेंट एरिया भी बन रहे हैं और मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि यहाँ सरकारी ऑफिसेस, औद्योगिक संस्थान और निजी संस्थान भी अब धीरे धीरे खोले जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये संस्थान खुल रहे हैं तो ऐसे में भीड़ भी लोगों की बढ़ रही है और उनमें संक्रमण की
संक्रमण भी बढ़ रहा है और संक्रमण की जो दर है वो 8% से ज्यादा हो गई है इंदौर में। तो ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। एक बात और अरुण की सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 26 जिलों में संक्रमण अब दोगुना रूप ले रहा है, लेकिन हम इंदौर में तो देख रहे हैं कि लगातार रोज़ाना मामले सामने आ रहे हैं। और पहले तो इंदौर में सैंपलिंग की संख्या भी ज़्यादा थी, अब तो उतनी सैंपलिंग भी नहीं हो रही है। बिल्कुल, देखिए अगर सैंपलिंग की बात की जाए तो पहले जो सैंपलिंग की संख्या थी वो 1500 के करीब थी, करीब 1400-1500 सैंपल रोज लिए जा रहे थे। लेकिन अब जो सैंपल है वो 500-700 के बीच लिए जा रहे हैं। सैंपल है वो बहुत कम संख्या में लिए जा रहे हैं, जबकि सैंपलिंग की संख्या बढ़ाने की जरूरत है और जांच का जो दायरा है वो भी बढ़ाने की जरूरत है। नए मशीनें लगाने की जरूरत है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच हो सके, उनमें संक्रमण का पता चल सके और जिससे कि उनका इलाज किया जा सके। हालांकि मोबाइल ऐप के जरिए तमाम लोगों पर नजर रखी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम इंदौर में नहीं ले रहा है। नए नए क्षेत्रों में मरीज मिल रहे हैं और ऐसे में जो लोग हैं वो काफी परेशान है, काफी चिंता है यहाँ के लोगों की, क्योंकि बिल्कुल लोगों की चिंता है और सरकार को भी अब इस बारे में सोचना चाहिए कि एक तो सैंपलिंग बढ़ाने की जरूरत है, सैंपलिंग हो नहीं रही है जितनी होनी चाहिए पहले जितनी हो रही थी, और दूसरा कि जो मशीन लाने की बात कही गई थी अभी तक वो पहुंची नहीं है, तो वो कब आएगी उसके बारे में भी सरकार को, प्रशासन को विचार करना चाहिए। शुक्रिया अरुण आपका इस जानकारी के लिए। इधर एमपी में कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 7600 के पार कर गई है। इंदौर में 3300 पार पॉजिटिव केस हो चुके हैं, भोपाल में 1300 पार पॉजिटिव केस हो चुके हैं और अब तक 4215 मरीज कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन ये संख्या जो जिस तरीके से बढ़ रही है वो जरूर चिंता का सबब बनी हुई है, क्योंकि कल 7400 के आसपास का आंकड़ा था, आज 7600 हो गया। एक दिन बीतता है और 200 के करीब संख्या बढ़ जाती है। ये बीते 2 दिनों से हो रहा है और ये जरूर चिंता का मामला कहा जा सकता है। अब तक 4215 लोग रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं कोरोना से। बुरहानपुर में कोरोना संक्रमित 18 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस दौरान कलेक्टर और मेडिकल स्टाफ ने ताली बजाकर इनका हौसला बढ़ाया। जिले में अब तक 294 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, वहीं अब तक 200 मरीज ठीक हो चुके हैं। 80 मरीजों का इलाज फिलहाल कोविड केयर सेंटर में किया जा रहा है। आज जिला अस्पताल से 18 पेशेंट्स और डिस्चार्ज हुए। आज जिले में जो रिपोर्ट्स हैं उसकी रिपोर्ट्स भी नेगेटिव आई है और अब जिले में जो एक्टिव पेशेंट की संख्या है। इधर मुरैना में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत को लेकर जांच टीम सीएमएचओ दफ्तर पहुंची। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मनीष शर्मा ने महिला की मौत को लेकर दस्तावेज की जांच की। इसके साथ ही सीएमएचओ और मेडिकल स्टाफ से भी पूछताछ की गई। जांच टीम का कहना था कि मामले में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल 72 साल की महिला कमला चांदील कोरोना पॉजिटिव थी। गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के बाद भी उन्हें होम क्वारंटीन ही किया गया था, जबकि उनका इलाज अस्पताल में किया जाना चाहिए था। कई सारी बीमारियां थी उसको, पहले से इलाज चल रहा था उसका और बस वही सब सारे डॉक्यूमेंट अरेंज हो गए हैं और भी एनालिसिस करेंगे, देखेंगे और क्या क्या है उसमें। सर उसमें एक चीज़ और लापरवाही है कि उसको घर पे ही होम क्वारंटाइन किया गया था, तो इसमें किसकी लापरवाही लग रही है? अब ये तो यहाँ का प्रशासन बताएगा घर में क्वारंटाइन क्यों किया गया था। जैसा कि हमें पता चला है कि जब घर में भेजा था तब उसकी कंडीशन स्टेबल थी, जब दोबारा से आई थी तब शायद उसकी हालत में कुछ गिरावट हुई थी, इस वजह से दोबारा लाना पड़ा था उसको। सर कोरोना पॉजिटिव मरीज को क्या घर में होम क्वारंटाइन कर सकते हैं क्या? हाँ, अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइन उसमें कर सकते हैं। अगर कोई माइल्ड सिम्टम है, कोई ज़्यादा लक्षण नहीं है उसको, तो घर में रख सकते हैं उसको। जबलपुर में कल से ग्रीन जोन वाले इलाके में बाजार खुले जाएंगे और जीवन के फॉर्मूले पर बाजारों को खोला जाएगा। कलेक्टर ने इसे लेकर जानकारी दी है। पहले दिन दोपहर 1 बजे से बाजार खुलेंगे, लेकिन बाद में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दुकान और बाजार खोले जाएंगे। तो आपको बता दें कि एक बड़ा फैसला कि जबलपुर में आज ग्रीन जोन वाले इलाके में बाजार खोल दिए जाएंगे। ऑड इवन फॉर्मूला तय किया गया है बाजारों को खोलने के लिए। कलेक्टर ने इसे लेकर
जानकारी दी है। पहले दिन दोपहर 1 बजे बाजार खुलेंगे, लेकिन बाद में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दुकान और बाजार खोले जाएंगे। तो आज से ग्रीन जोन वाले इलाके के बाजार प्रस्ताव शासन को भेजा था, शासन ने उसमें सहमति दी है। तो उस अनुसार कल से अब जो ग्रीन जोन है उनमें जो है मार्केट ऑड इवन सिस्टम से खुलेगा। कल उसका टाइमिंग 1 से 5 रहेगा, दोपहर 1 से 5, क्योंकि कल 1 बजे तक बाकी की तैयारियां होंगी। दुकानों की सफाई होना है, नंबरिंग होना है, और जो स्थानीय व्यावसायिक संगठन है उनके साथ प्रशासनिक, पुलिस, नगर निगम के अधिकारियों की बैठक, समन्वय, पूरी तैयारी होगी। फिर 1 से 5 कल दुकानें खुलेंगी और परसों से 30 मई से टाइमिंग 9 से 5 रहेगी। बारदाने की किल्लत को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को खत लिख दिया है। इस खत में कृषि मंत्री ने गेहूं, चना, मसूर और सरसों की फसल की खरीदी का जिक्र किया है। मंत्री ने लक्ष्य से ज्यादा खरीदी करने की बात को लेकर केंद्रीय मंत्री से बारदाना उपलब्ध कराने की मांग भी की है। और वहीं सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर पलटवार किया है। कमलनाथ के उपचुनाव में जीत के दावे पर सीएम ने तंज कसा। सीएम ने इसे ख्वाब करार दिया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने उपचुनाव में 22 सीट जीतने का दावा किया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना था कि प्रदेश को तबाह करने वाले ऐसे दावे करें तो हंसी आती है। दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, प्रदेश को तबाह करने वाले ऐसे दावे करें तो हंसी आती है। ये बात शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ के लिए कहते नजर आए, क्योंकि उन्होंने 22 सीट, उपचुनाव 24 सीटों पर होना है, 22 सीट इसमें से जीतने का दावा किया था। दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने वाले, भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने वाले, जनता को धोखा देने वाले, सारी योजनाएं बंद करने वाले इस तरह के दावे करें तो हंसी के अलावा और क्या आ सकता है। इधर सीएम शिवराज ने टिड्डी दल की आफत पर बयान दिया है। उनका कहना है कि टिड्डियों की वजह से फसलों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, सरकार इसको लेकर सजग है। सीएम ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि ग्रामीण भारत की समस्या को प्रधानमंत्री ने समझा है। शिवराज सिंह चौहान ने एमपी में स्वामित्व योजना को लागू करने की बात की। को भगाने के लिए जो कार्य हो सकते हैं, जैसे धुआं करना, बिना साइलेंसर के ट्रैक्टर चलाना, आवाज करना, शोर मचाना, स्प्रे करके मारना, क्योंकि मारने का भी समय होता है जब वो बैठती है, तब सवेरे सवेरे उड़ने के पहले उनको मारने के लिए स्प्रे किया जाता है। वो स्प्रे करना, जितने प्रयास हो सकते हैं संभव सब किए जा रहे हैं, और उसके कारण बड़ी संख्या में टिड्डी दल मारा गया है और फसलों को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। हम सजग और सचेत हैं। ग्रामीण भारत की समस्या को हमारे प्रधानमंत्री जी ने ढंग से समझा और भारत के इतिहास में पहली बार यह फैसला किया गया हो, मोदी जी ने किया। हम भी पक्षधर थे कि जो उनकी गांव की आबादी है, ग्रामीण आबादी को उस आबादी की भूमि का मालिकाना हक दिया जाएगा, और इसी का नाम स्वामित्व योजना है। सूबे के गृह और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। अब 26 दिन में केस डबल हो रहे हैं। नीमच के जावद में सब्जी बेचने वालों में सबसे ज्यादा संक्रमण हुआ है। यहां पर 100 लोगों में कोरोना संक्रमण है। जावद में 3 दिन का टोटल लॉकडाउन किया गया है। उन्होंने कहा कि जहां संख्या बढ़ेगी वहां लॉकडाउन किया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मनरेगा के काम में मशीन का इस्तेमाल नहीं होगा। ये भी बताया कि 23 लाख श्रमिकों को रोजगार से जोड़ दिया गया है। संक्रमण अगर कोई फैलता है और बाकी के लोग कोई सूचना नहीं देते हैं तो शहर प्रभावित होता है।
अगर ऐसा और भी कहीं आएगा तो वहां भी जनता कर्फ्यू या पूरा तरह से लॉकडाउन किया जाएगा। इसलिए जनता से सहयोग की प्रार्थना और अपील विनम्र हाथ जोड़ के मैं कर रहा हूं। हमारी डबलिंग की रेट भी अब 26 दिन हो गई है। 12, 14, 16, 24 और अब 26 दिन हो गई। और रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं किया गया, लेकिन हाटपिपलिया विधानसभा में चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी है। पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे पूर्व मंत्री दीपक जोशी यहां से 2 बार विधायक रहे हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में यहां दीपक जोशी को कांग्रेस के मनोज चौधरी ने हराया था। हालांकि मनोज चौधरी अब पाला बदलकर बीजेपी में आ गए और ऐसे में बीजेपी से किसे टिकट मिलता है, ये सवाल बड़ा है। कांग्रेस से 2 राजवीर सिंह बघेल और प्रदीप चौधरी प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं और दोनों ही टिकट मिलने पर जीत का दावा भी कर रहे हैं। है कि मैं विधायक था, विधानसभा चुनाव में लड़ा, तो स्वाभाविक रूप से पार्टी मुझे विधानसभा नहीं लड़ाएगी, तो मेरे सामने दूसरे विकल्प खुले, जैसे मैं संगठन में काम कर सकता हूँ, शासन के अन्य सहयोगी काम में, उन कामों में भाग ले सकता हूँ। तो ये विकल्प मेरे पास है। मैं नहीं सिर्फ टिकट को लेकर मैं पार्टी में अड़ा रहा हूँ, ये विकल्प नहीं था मेरे पास। बिल्कुल विश्वास करेगी, और इसलिए विश्वास करेगी कि मैं उस जनता जिन्होंने विश्वास किया था मुझे और इस पद पर पहुंचाया था, लेकिन जो जनता की समस्याएं थी उनका निराकरण हो नहीं रहा था, और उनकी लड़ाई लड़ते हुए ही मैंने इस्तीफा दिया है। और उस लड़ाई में पहली जीत माननीय शिवराज सिंह जी ने अभी 3 दिन पहले किसानों के ऊपर जो प्रकरण दर्ज थे किसान आंदोलन के दौरान, वो प्रकरण वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है, और आने वाले समय में भी वहाँ की जो समस्याएं, जिन समस्याओं को लेकर हमने इस्तीफा दिया, उन समस्याओं का निराकरण कराना प्राथमिकता, और वो स्टेप बाय स्टेप हो रही है। हम लोग भी यही चाहते हैं कि मनोज चौधरी ने ही चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि जनता सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। जो व्यवहार उन्होंने अपनी पार्टी के साथ किया है, आम जनता और कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट होकर ये चुनाव जीतेगा, और मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का जो असली कार्यकर्ता है वो कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मनोज चौधरी भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए, सिंधिया जी के साथ आए। राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष को राहत मिली है। अध्यक्ष अभय तिवारी को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है, स्टे मिल गया है। युवा आयोग के अध्यक्ष अभय तिवारी बने रहेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष कोर्ट की शरण में गए थे और उन्हें वहां से राहत मिली है। हाईकोर्ट से उन्हें अब स्टे मिल गया है और युवा आयोग के अध्यक्ष अभय तिवारी अभी बने रहेंगे। शराब की दुकान खोलने को लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। नियमों में सरकार ने थोड़ी सी ढील जरूर दी है। आबकारी विभाग को कलेक्टर दुकान दे सकते हैं खोलने की जिम्मेदारी। शराब कारोबारी अब भी दुकान खोलने के पक्ष में हालांकि नहीं है। सरकार का रुख थोड़ा सा नरम जरूर पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद शराब कारोबारी जिन्होंने दुकान बंद कर दी थी 26 तारीख से और कह दिया था कि हम घाटे में तो दुकान नहीं खोल पाएंगे, अब सरकार ने कुछ आदेश जारी किए हैं। नए आदेश नियमों में सरकार ने कुछ ढील दी है। आबकारी विभाग को कलेक्टर दुकान दे सकते हैं खोलने की जिम्मेदारी। शराब कारोबारी अब भी दुकान खोलने के पक्ष में नहीं हैं। और ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 कोरोना पॉजिटिव महिलाओं ने बेटियों को जन्म दिया है। जय आरोग्य के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इनकी डिलीवरी हुई है। दोनों बच्चियों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्वालियर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर 2 कोरोना पॉजिटिव महिलाएं, इन्होंने बेटियों को जन्म दिया है। जय आरोग्य के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इनकी डिलीवरी हुई है और दोनों बच्चियां स्वस्थ हैं। दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है।
और इधर खरगोन में नियमों के उल्लंघन के मामले में प्रशासन ने 5 दुकानों को सील कर दिया है। इन दुकानों को 7 दिनों के लिए सील किया गया है। सरकारी शराब की दुकान पर नियमों के पालन न करने को लेकर प्रशासन ने कर्मचारियों की जमकर फटकार भी लगाई। यहां न तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा था और न ही कर्मचारियों ने मास्क पहन रखा था। श्रीमान एसडीएम महोदय खरगोन के आदेश अनुसार जिन दुकानों पे लोग दुकान संचालक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध एवं जो मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इस तरह के उल्लंघन के लिए इनकी दुकान 7 दिन के लिए सील कर रहे हैं हम लोग। हमारे द्वारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और हमारे और जो जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समिति उसके जितने सदस्य हैं उनके द्वारा एक समस्त जितने भी व्यापारी संगठन है उन सबकी एक बैठक आयोजित की गई थी। उसमें सामूहिक कुछ निर्णय लिए गए हैं। तो कुछ तो उसमें फिक्स पॉइंट बनाए गए हैं, जैसे कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, यानी 5 से अधिक लोग नहीं होना, अपनी दुकान में सैनिटाइजर रखना। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो अनिवार्य की गई है। अगर इनका कोई पालन नहीं करता है तो दुकान को 7 दिवस के लिए बंद कर दी जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है।